वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशा अकेडमी। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। शुरू करते हैं इसे। देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ अ राइट्स कि जो हमारे विकास है वो राइट्स से किस तरह से जुड़ा हुआ है। देन हमारे राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमारे राइट्स है वो हमारे लिए क्यों नीडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स को क्यों रखा गया है। हमारे फंडामेंटल राइट्स, टोटल जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है आज के समय, जो इससे पहले 7 थे, उन्हें डिस्कस करेंगे क्या है। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, समानता का, स्वतंत्रता का और शोषण के विरुद्ध, द राइट ऑफ अ रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का, राइट ऑफ अ कल्चरल एंड एजुकेशन, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देन हम देखेंगे कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है जो 1993 में बना था। देन देखेंगे हम डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी कि वो किस तरह से हमारे लिए यूजेबल हैं। देन हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और जो डीपीएसपी है इनके बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को देखेंगे। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी को 1978 में 44 अमेंडमेंट से अब लीगल राइट कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की जगह, इसे देखेंगे। मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये चेंजेबल हैं, इनके अंदर क्या चेंज किया जा सकता है, क्या चेंज नहीं किया जा सकता, क्या फंडामेंटल राइट्स पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का या नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे जो हमारे यहाँ टोटल 11 है। देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी है और किस तरह की है। शुरू करते हैं डेवलपमेंट। अब बात करते हैं जो हमारा राइट्स है वो किस तरह से हमारे डेवलपमेंट को दिखाता है। जैसे कि हमें पता होगा कि जो 13 दिसंबर 1948 की डेट है, इस दिन यूएन के अंदर, यूएन एक एजेंसी है जिसके अंदर लगभग 193 कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, पीस को स्टेबलाइज करने के लिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वर्क करती है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यहाँ पे है कि 10 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड में ह्यूमन राइट डे बनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे का मतलब क्या है, देखो ह्यूमन राइट डे का सिंपल सा मतलब है कि फ्रीडम को, इक्वालिटी को, पीस को, डिग्निटी को और रूल ऑफ लॉ को, जस्टिस को, होप को, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए। किसके लिए प्रोटेक्ट किया जाए? ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए। देखो ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पे फ्रीडम ना हो। फ्रीडम हर किसी को चाहिए अपनी लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए। इक्वालिटी, समता, हर किसी को समता चाहिए। पीस, जहाँ पे शांति नहीं है वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। डिग्निटी, हर किसी की एक मर्यादा होती है, चाहे वो मेल फीमेल हो, चाहे किसी भी कास्ट का, चाहे कोई भी छोटा व्यक्ति हो, चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति हो। रूल ऑफ लॉ, जैसे कि हमें पता है आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ एक ऐसी कंडीशन को रेफर करता है जिस कंडीशन के अंदर छोटा बड़ा, चाहे किसी भी कलर का हो, डिस्क्रिमिनेशन किसी बेसिस पे नहीं किया जाता, सबको सेम ट्रीट किया जाता है। जस्टिस, जैसे कि हमें पता है कि हमारे प्रियम्बल में 3 टाइप ऑफ जस्टिस की बात करी गई है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। तो ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आपको ब्रॉडली देखना है तो आप फर्स्ट चैप्टर को प्रीफर कर सकते हो जाके प्लेलिस्ट में। होप, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट का हो, सबों को एक्सेस है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं हर कोई एक्सेस कर सकता है, चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो। ठीक है, तो वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एक्सेप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1948। सिंस देन 10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे एवरी ईयर। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 10 दिसंबर 1948 को प्रपोजल था यूएन के अंदर, उसके बाद ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद से हर साल 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को एज अ ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलो अब हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फंडामेंटल राइट को क्यों इंक्लूड किया। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को इंक्लूड करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो जैसे कि हमें पता है जो राइट होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। जैसे कि आपको जितने भी राइट्स आपके घर में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डिफरेंट प्लेसेस पे मिलते हैं, वो इसीलिए मिलते हैं ताकि आप अपने जो भी आपके अंदर हिडन टैलेंट है, जो भी क्वालिटीज़ है, उसको शार्प कर सको, उसे और अच्छा कर सको। ठीक है, जो भी हमारे अंदर नेसेसरी डेवलपमेंट्स हैं हम उसे सामने ला सकें। ठीक है, हर इंडिविजुअल को देखो राइट है, चाहे सोसाइटी का कोई भी पर्सन हो, सबको सेम फंडामेंटल राइट्स मिले हैं और सबके पास सेम राइट्स है अपने आप को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्रिजर्वेशन है डिग्निटी का, वो सबसे मेन है। देखो प्रिजर्वेशन ऑफ अ डिग्निटी क्यों? देखो किसी भी व्यक्ति की एक मर्यादा होती है। अगर किसी भी व्यक्ति की मर्यादा का हनन किया जाता है तो वास्तव में उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर आप किसी व्यक्ति को उसके कास्ट पे या उसके
रंग के आधार पे, उसके जेंडर के आधार पे, उसके सेक्स के आधार पे ये कहते हो कि आप इस जगह पे नहीं आ सकते, आप इस प्लेस को एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ईच वन इज सेम, ठीक है, जितने भी सबके सब सेम है, कोई गलत नहीं है और कोई ठीक भी नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स जिसे हम एरिस्टोटल कहते हैं, हिंदी में इनका नाम अरस्तू है, तो फादर ऑफ पॉलिटिक्स एरिस्टोटल ने एक डेफिनेशन दी थी। उनकी डेफिनेशन ये थी, जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस आर एनिमल बाय जस्ट नेचर, कि जो इंसान है, ठीक है, वो स्वभाव से जानवर के समान है। क्यों? देखो, इंसान को जहाँ पे इंटरेस्ट दिखता है वो सामने आता है, ज़रूरतें पूरी करता है, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है वहाँ से वो इंसान चला जाता है। तो एब्सोल्युटली सेम चीज़ यहाँ पे वर्क करती है कि जो हमारे राइट्स हैं वो हमारे कल्याण के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, ना कि हमारी ज़रूरतों को रोकने के लिए, ठीक है। ओके, मैन एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ फ्रीडम एंड द सोशल प्रोग्रेस। तो राइट्स हमारे किस काम के हैं? हमारी ग्रोथ के काम के लिए, हमारे सोशल प्रोग्रेस के काम के हैं, ठीक है। अगर हम सोसाइटी में हमारे पास राइट्स ना हो तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम बातें नहीं करेंगे अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी को कैसे एक दूसरे के सामने रख पाएंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्रीज मस्ट हैव अ सिविल राइट्स। देखो, जैसे कि आपको पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लगभग अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में अराउंड 204 या 206 कंट्रीज है, ठीक है, बनती और कम होती रहती हैं। अप्रोक्स मानो 200 कंट्रीज है वर्ल्ड में। तो ऑलमोस्ट आज के समय जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। देखो, डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब होता है, डेमो के अंदर जो वर्ड होता है डेमो, डेमो का मतलब होता है पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है रूल, ठीक है। और रूल ऑफ अ पीपल कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अंदर अगर लोगों के पास राइट्स नहीं है तो अपनी ज़रूरतों को पूरा कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी रन्स होती है थ्रू द पब्लिक ओपिनियन। जैसे कि हमारे यहाँ पे आपको पता होगा इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स है। इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स का मतलब, अगर आप फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ नेशन, अगर आप देश के पहले व्यक्ति, राष्ट्रपति को आप अगर खुद से नहीं चुन सकते, खुद से मतलब अगर आप 18 साल के हो और आप नहीं चुन पा रहे हो, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स है। अगर आप खुद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हो तो वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स कहलाती है। तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स है। बट जैसे कि आपने देखा होगा अभी कोरोना का इशू चल रहा है, कोविड-19 का इशू चल रहा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट या अदर स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनसे एडवाइस लेती है, ओपिनियन लेती है, और उसके अकॉर्डिंग अपने वर्कों को परफॉर्म करती है। तो हम देख सकते हैं डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर लोगों की एडवाइस को भी माना जाता है और समझा जाता है और सुना भी जाता है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन और अ पब्लिक ओपिनियन इज द फॉर्म बाय means of which political parties, newspapers, television and the social conference are the main ones. Civil liberties are the therefore listed in a डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, वहाँ पे देखो डेमोक्रेसी को रन करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या है? जैसे रेफरेंडम हो गया, जनमत संग्रह, लोगों को एक जगह बुला लिया जाए, उनकी एडवाइस ले ली जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये डिसाइड कर लिया जाए कि लोगों के हित में कौन सी चीज़ें हैं उसको किया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट ऑफ ऑल क्या करती है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से वो लोगों की ज़रूरतों को उनके सामने रखती है, लोगों की एडवाइस लेना पसंद करती है और उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है डेमोक्रेसी के अंदर। और हमारे राइट्स जब भी हमारे पास हैं, जब उन राइट्स को वास्तविकता में गवर्नमेंट द्वारा यूज़ किया जाए। गवर्नमेंट द्वारा यूज़ का मतलब सिंपल सा क्या है कि जो हमारे राइट्स हैं वो हमारे पास जब भी रहेंगे जब उन राइट्स को गवर्नमेंट हमें इंजॉय करने देगी। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है कि देखो, जो गवर्नमेंट है ना वो हमें क्या करती है, रोकती है। किससे रोकती है? आर्बिट्ररी एक्शन से रोकती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस लगाती है हमारे ऊपर, हमारे एक्शंस के ऊपर। कौन से एक्शंस पे लगाती है? जो एक्शंस हमारे लिए गलत है, ठीक है। और इसको छोड़ के देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट कैन बी अमेंड, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसे छोटा कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं अमेंडमेंट की मदद से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है, 368, जो अनुच्छेद किससे डील करता है? अमेंडमेंट से डील करता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे राइट्स हैं, हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको गवर्नमेंट चाहे तो रोक सकती है, कम भी कर सकती है, एब्सोल्युटली ख़त्म नहीं कर सकती। क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे आर्टिकल 21 और 20, ठीक है, राइट टू लिबर्टी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है संविधान के, तो इसे बदला नहीं जा सकता। बट गवर्नमेंट का ये रोल बनता है, मेरा गवर्नमेंट कहने का मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट है, संसद है, ठीक है, क्योंकि कानून बनाने का काम संसद द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा। तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का वर्क होता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए ऐसे राइट्स बनाए जाए ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके आसानी से, ठीक है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें संशोधन के माध्यम से, अमेंडमेंट के माध्यम से चीज़ों को बदला जाता है, समय के अनुसार जोड़ा जाता है, अगर कुछ गलत है तो उसे घटाया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है।
राइट कैन ऑल्सो बी थ्रेटन बाय अदर पर्सन एंड द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने समटाइम देखा होगा कि हमारे जो राइट्स हैं उसे कोई और भी हर्ट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब आप किसी प्राइवेट प्लेस पे वर्क करते हो तो आपको सैलरी कम दी जाती है, आपसे वर्क ज़्यादा करवाया जाता है। वहीं अदर हैंड अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हो तो आपको प्रॉपर सैलरी मिलती है, पीएफ फंड मिलता है, सारी सुविधाएँ मिलती हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे राइट्स को जो दूसरे हैंड है उनके हैंड से भी बचाया जाए, रोका जाए। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द आर्बिट्ररी कैरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हमें प्राइवेट इंडिविजुअल से भी बताती है। फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी फॉरबिडन टू बी अ प्रैक्टिस इन इंडिया। जैसे कि आपको पता है इंडिया में जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूती, तो बहुत प्रैक्टिस होती है। काला गोरा या किसी लोअर कास्ट को हम समटाइम हम गाली दे के बुलाते हैं उन्हें। जैसे मैं किसी कास्ट का नाम नहीं ले रहा, जैसे आपने देखा होगा जो कॉबलर होते हैं, जो जूते चप्पलों का काम करते हैं, तो सीधा उन्हें उनकी कास्ट से बुला दिया जाता है ना। या कोई XYZ तो सीधा, जैसे बूचर शॉप आपने देखा होगा, ठीक है, तो उन्हें सीधा नाम से बुलाया जाता है, वो गलत है। हालांकि इसके लिए पनिशमेंट भी है, बट ये चीज़ें आज भी फॉलो होती है। इसको छोड़कर जैसे कि आपको पता होगा कि एंशियंट टाइम में अगर हम 1950 बिफोर फ्रीडम की बात करें तो इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी कैसे प्रैक्टिस की जाती थी। जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उन्हें अपने जो उनकी बॉडी होती थी उस पर मटका बांध के घूमना होता था। उस मटके में पानी भरा होता था ताकि वो जहाँ से जाए वो पानी गिरता जाए, वो जगह साफ़ हो जाए। और अपनी पीठ पे झाड़ू लगा के घूमते थे, कमर पे सॉरी, ताकि जिस जिस जगह पे चले झाड़ू से वो जगह साफ़ हो जाए। इसको छोड़कर गले में घंटी लटका के घूमते थे ताकि लोगों को मैसेज मिल जाए कि ये लोग आ रहे हैं और हमें साइड हो जाना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो अपर कास्ट था ना, इन्हें लोअर कास्ट से हेट तो था, बट लोअर कास्ट द्वारा बनाई जाने वाली चीज़ों को बड़े लेवल पे यूज़ करते थे। रोड कौन बनाता था? लोअर कास्ट। एक बात तो, टेम्पल्स किसने बनाए होंगे? लोअर कास्ट ने बनाए होंगे, सिंपल सी बात है। बट उन्हीं टेम्पल्स में जाने की परमिशन लोअर कास्ट को नहीं मिली। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा गया था और उस पर बहुत बड़े लेवल पे डिबेट भी किया गया था। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर BR अम्बेडकर, जो खुद एक लोअर कास्ट से थे, माहर कास्ट से थे, और उन्होंने इन सारी चीज़ों को फेस किया था। अच्छा, 5th पॉइंट देखते हैं क्या है। द पावर कैन बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सस्पेंड कर सकते हैं, सभी राइट्स को नहीं कर सकते। ठीक है, और गलत तरीके से बिल्कुल सस्पेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे राइट्स को इन्फोर्स करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, तो हम आर्टिकल 32 की मदद से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 की मदद से हाई कोर्ट जा सकते हैं। हमारे पास 5 तरह की रिट होती हैं जिसकी मदद से हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक देखते हैं हमारा कि जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस जो हमने वहाँ से लिए और वो प्रोविजंस जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट थे, क्यों थे? ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द मेजर राइट्स इनरिच्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा साउथ अफ्रीका के एक लीडर थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला को 28 ईयर्स के लिए जेल में रखा गया था और ये बाद में साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें जेल में डालने की वजह क्या थी? एक्चुअली फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आवाज़ उठाई थी। इनका मानना था ना कि व्यक्ति समान होता है, व्यक्ति को ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, इन सब चीज़ों से नहीं देखा जाना चाहिए, ये बहुत गलत होता है। ठीक है, और नेल्सन मंडेला ने एक बुक लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें उन्होंने ये बात साफ मेंशन करी है कि किसी व्यक्ति के साथ गलत किया जाना गलत तो होता ही है, साथ ही साथ उस व्यक्ति द्वारा गलत सहना वो भी गलत होता है। तो टू हैव दैट करेज, आप साहस रखो उन गलत चीज़ों को ख़त्म करने का। जब तक आपके पास साहस नहीं है आप उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाओगे, और वो चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, तो देखते हैं नेल्सन मंडेला ने कौन कौन सी चीज़ों पर बातें करी है। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स इन 1996 साउथ अफ्रीका। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट द स्टेट विल नॉट अडॉप्ट अ पॉलिसी, कि स्टेट कौन कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेगा। देखते हैं। एनी सिटीजन ग्राउंड्स ऑफ अ रेस, सेक्स, मटेरियल स्टेटस, कास्ट, रेस, कलर, डिसेबिलिटी, रिलीजन, फेथ, कल्चर, लैंग्वेज एंड द प्लेस ऑफ अ बर्थ। तो किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं होगा, किस आधार पे? नस्ल के आधार पे। ठीक है, उसके मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे। जैसे कि आपको पता है जब महात्मा गांधी ब्रिटेन गए थे एंड देन आफ्टर देन जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ पे जाकर उन्होंने फेस करा कि जो इंडियंस थे या जो ब्लैक थे उन्हें अपनी चेस्ट पे एक आई कार्ड टाइप लेके घूमना होता था। उस आई कार्ड पे 5 फिंगर होते थे आपके, शायद राइट हैंड साइड के, अगर मैं गलत नहीं हो तो, और उस पर लिखा होता था कि मैं ब्लैक हूँ, मैं अनटचेबल हूँ। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ें थी जो एंशिएंट टाइम में प्रैक्टिस की गई थी। अच्छा, ठीक है, कास्ट, उसको छोड़ के सिटीजनशिप, ठीक है,
डिसेबिलिटी, धर्म हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ, तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ याद करने वाली है कि साउथ अफ्रीका दुनिया का वो पहला नेशन है जहाँ पे अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया गया था। ठीक है, चलो ओके, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे कुछ राइट्स हैं जो हमारे सिटीजन्स को मिले हैं वो कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट राइट्स जो कंफर्म किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके लिए, सिटीजन्स को। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। राइट टू अ डिग्निटी, तो आपको पता है जितने भी पर्सन है सबको डिग्निटी का राइट है। डिग्निटी का राइट मतलब क्या, देखो हम सबके सब सेम है, वी आर इक्वल। हम किसी भी प्लेस पे जाएं, हमें कोई भी किसी गलत तरीके से कुछ नहीं बोल सकता, हमें कोई हार्म नहीं कर सकता, हमारी प्रॉपर्टी को भी कोई हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी राइट्स में इंक्लूड है। ठीक है, ओके, जैसे प्राइवेट राइट, जैसे कि आपको पता है जो हमारी निजी लाइफ है जिसे हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21A 2017 में यूनियन इंडिया वर्सेस पुट्टा स्वामी केस में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। देखो आप सबके सब व्हाट्सअप चलाते होंगे, फेसबुक, आपके पर्सनल डाटाज होंगे, अगर उसे कोई और एक्सेस करे तो आपको बुरा लगेगा और ऑब्वियसली लगना भी चाहिए। तो ये हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, हम हमारी प्राइवेट लाइफ को कैसे रखना चाहते हैं, हमें कौन सा पर्सन अच्छा लगता है कौन सा नहीं लगता ये हम डिसाइड करेंगे, कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इंडियंस में जनरली क्या होता है जब शादी होती है तो जो भी लड़का होता है लड़की होती है उन पर आइडियोलॉजी थोपी जाती है कि आपको इससे शादी करनी चाहिए, आपको उससे शादी करनी चाहिए। आई हैव दैट क्वेश्चन, लाइफ किसे एक्सपेंड करनी है यार, लाइफ एक्सपेंड तो उन दोनों को करनी है, लेट देम डिसाइड, उन्हें डिसाइड करने दो उन्हें क्या करना है। तो इसे ही कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेट लाइफ, कि हमारी खुद की मर्जी है, हमारी खुद की नीड है कि हम किसको कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, हमारी प्राइवेट लाइफ है, हम उसे जैसे मर्जी एक्सपेंड करें। ठीक है, चलो हाँ, एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, किसी व्यक्ति की लाइफ में इंडल्ज होना और उसकी लाइफ में उसे फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करना ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। ओके, देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है या DPSP है, इन तीनों में मेंशन है कि हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, वातावरण मिले और हमें प्रोटेक्ट किया जाए, नेचर में प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं हम कहीं भी चल रहे हो कोई भी उठा के हमें जेल में डाल दे, हमें कोई वजह ना बताई जाए, तो ये गलत है। ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट टूवर्ड्स अ वर्कर्स, तो आपको पता होगा कि जो DPSP है उसमें एक प्रोविज़न है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि मेल और फीमेल को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। जो भी वर्कर्स हैं चाहे वो किसी भी सोसाइटी में, मतलब इन द सेंस किसी फैक्ट्री में भी वर्क कर रहे हो तो उन्हें एक प्रॉपर वे में सैलरी मिलनी चाहिए। स्किलफुल लेबर, अनस्किलफुल लेबर, उन्हें PF मिलना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं किया जाता, बट ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ओके, द राइट टू हेल्थ केयर, वाटर, फूड एंड द सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो हमें ये सारे अधिकार मिले हुए हैं कि हमें सोशल सिक्योरिटी मिले, अच्छी हेल्थ मिले और अच्छी केयर मिले। जैसे कि आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छी हमें मेडिकल फैसिलिटी दे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ राइट जो हमारे लिए एब्सोल्यूट है। ठीक है, एकोमोडेशन के राइट्स देख लेते हैं। हमारे राइट फॉर चिल्ड्रन, कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं 6 ईयर टू 14 ईयर्स ओल्ड, उन्हें राइट टू एजुकेशन दिया गया है। इवन आपको पता है कि हमारे यहाँ एटलीस्ट 18 ईयर्स तक तो बच्चे फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं। एक्चुअली इसे बढ़ा के आप 30 भी कर दो तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इंडिया में 30 ईयर्स तक तो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। राइट टू बेसिक एंड द हायर एजुकेशन, तो हमारे यहाँ जो बेसिक एजुकेशन है 6 to 14 उसमें हमें राइट मिला हुआ है। इसको छोड़ के हायर स्टडी में भी गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, द राइट ऑफ अ कल्चरल, थेरेप्यूटिक एंड द लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, तो हमें पूरी तरह से आज़ादी, हम किसी भी धर्म को अपनाएं, किसी भी भाषा को अपनाएं, हमें कोई नहीं रोक सकता, ये हमारे पर्सनल राइट है। ठीक है, द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने सुना होगा RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन है जिसके अकॉर्डिंग हमारे किस तरह के एक्सपेंस हो रही है, गवर्नमेंट क्या एक्सपेंस कर रही है और कितना उससे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हम उन चीज़ों को RTI की मदद से जान सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने PDS शॉप देखी होगी, राशन की दुकान जिसे आप कहते हो। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसमें आपके लिए कितना वीट आता है, कितना राइस आता है, कितना शुगर आता है। ठीक है, आप इसे RTI की मदद से जान सकते हो। ठीक है, कि आपके नाम का जो राशन आया वो कहाँ गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स ऐड करे गए हैं वो कहाँ से ऐड करे गए थे, कौन सी कमेटी थी। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे वहाँ इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे उसको भी देखते। देखो मोतीलाल नेहरू की एक रिपोर्ट आई थी 1928 में। ठीक है, 1928 में ना हमें जो इंडिया था, इंडिया डोमिनेंस स्टेटस की मांग कर रहा था। हालांकि वो इंडिया को उस समय नहीं मिली, बट 2 साल बाद 1930 में इंडिया ने डोमिनेंस स्टेटस की जगह कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने हमें
डोमिनेंस स्टेटस देने की बात सोची, हालांकि उन्होंने दी नहीं, वो बहुत बेकार लोग थे, ठीक है, ऐसे नहीं, अंग्रेजों ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा भी किया है, ठीक है, जस्ट फॉर द फन ऑफ पर्पस। ओके, 1931 में सेशन हो रहा था, ठीक है, उस सेशन में फंडामेंटल राइट्स रखे गए थे मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट के द्वारा। और वो फंडामेंटल राइट्स क्या थे? वो फंडामेंटल राइट्स थे कि हमें पर्सनल लाइफ में राइट दिए जाए कि हम कौन सा प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं, हम कहाँ मूव करना चाहते हैं, हम अंग्रेजों के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना चाहते, हमें जो हमारे लिए अच्छा लगता है हम वो वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है। द मीनिंग ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स मीन्स fundamental rights and the power and the freedom which are absolutely necessary for an individual interest and the public interest and are the guaranteed under the constitution। तो fundamental right क्या है? देखो, fundamental right एक ऐसा right है जो हमारे constitution of India में दिया गया है, जो किसी भी individuals को उसके व्यक्तित्व को संवारने का काम करता है, ठीक है। The rights described in the constitution of India are the fundamental rights in the sense that they are ensured by the fundamental laws of the country, ठीक है। जो हमारे यहाँ fundamental rights दिए गए हैं वो एक ऐसे फंडामेंटल राइट है जो हमारे पार्लियामेंट द्वारा हमें दिए गए, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में भी मेंशन है प्रोविजन, तो इसे ऐसे भी हटाया नहीं जा सकता क्योंकि फंडामेंटल राइट्स लोगों के वेलफेयर के लिए। द मीनिंग ऑफ अ ओरिजिनल लॉ इज द कॉन्स्टिट्यूशन टू इन्फोर्स दीज वी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे कोई छीनने की कोशिश करता है तो आर्टिकल 32 से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें पता है हमारे पास रिट्स भी है इनके लिए, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स कैसे है और कैसे डिफरेंट है इनकी बात करते हैं, ठीक है, अदर राइट से। जैसे कि देखो, अदर राइट है हमारे पास लाइक अ राइट टू मैरी, ठीक है, रीमैरी, मैरी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एग्रीमेंट विद अदर्स। तो हमारे पास कुछ अदर राइट है, हम अपनी मर्जी से शादी करें, प्रॉपर्टी रखें, ठीक है, हालांकि प्रॉपर्टी रखना लीगल राइट है। राइट टू एग्रीमेंट, हम किसी से किस तरह के संबंध बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसे राइट्स है जो राइट जो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं बट उससे डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये राइट्स नहीं होंगे तो आप अपनी लाइफ को ढंग से एंजॉय नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, प्रॉपर मैनर में करोगे क्योंकि आपके इंडिविजुअल राइट्स है, इसमें किसी का आपके साथ इंटरफेयर करना पूरी तौर पे गलत है, ठीक है। तो ये कुछ अदर राइट्स हैं हमारे लिए, हालांकि आपको पता होगा सबसे ज़्यादा इंटरफेयर तो इसमें ही होता है, राइट टू मैरी और प्रॉपर्टी को लेकर तो हमारे यहाँ बहुत सारे डिस्प्यूट चलते हैं, है ना। प्रोटेक्टेड बाय द जनरल लॉज ऑफ द कंट्री वाइल द फंडामेंटल राइट्स आर द गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ 6 हैं, जो 7 हो चुके हैं, आप इसे 6 काउंट करो, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ 6 फंडामेंटल राइट्स है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे लिए रखा गया है। और जो अदर राइट्स हैं इनके लिए हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, बट इतने बड़े लेवल पे इनके लिए जाने की कोई नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अदर राइट देख लेते हैं। चेंज बाय द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अ पार्लियामेंट बट कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। जो ऑर्डिनरी लॉज है ना, मतलब सामान्य जो कानून होते हैं उसे हम ईजिली पार्लियामेंट में चेंज कर सकते हैं, बट जो फंडामेंटल राइट्स है उसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर मैनर में। एक कहते हैं अमेंडमेंट विथ स्पेशल प्रोविज़न। स्पेशल प्रोविज़न का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग इज इक्वल टू 2/3। जब उपस्थित और मतदान करने के बाद सदस्यों की जो संख्या होती है जब 2/3 हो जाए तो उसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी के बगैर हमारे यहाँ कभी भी प्रेजेंट एंड वोटिंग, मैं ढंग से इसे लिख देता हूँ, 2/3। स्पेशल मेजोरिटी के बिना कभी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। और हालांकि फंडामेंटल राइट्स में कुछ राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, बाकियों को नहीं किया जा सकता बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से। 1973 में एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस, जिसमें ये बात बोली गई थी कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स आर अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, अलग थर्ड पॉइंट देखते हैं। नो ऑर्गन ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, फेडरल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव और एनी अदर अथॉरिटी कैन सस्पेंड आर फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसे कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, कोई भी अथॉरिटी कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकती, ठीक है। चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, कोई कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकती, ठीक है। जो बचे हुए टॉपिक है ना उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.